अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। लाउंज के बाहर बरामदे में आकर इसने फिर इंडियन एयरलाइंस के काउंटर की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां लखनऊ के लिए किसी लेट फ्लाइट का ऐलान हो रहा था। यह फ्लाइट जिसे शाम 6 बजे जाना था अब रात के 2 बजे जा रही थी। इसी लम्हे इसने रुककर कुछ सोचा, फिर दिल ही दिल में इरादा करने के बाद किस्मत आजमाई करने के लिए काउंटर की तरफ चल दिया। फर्स्ट क्लास का एक टिकट। इसने सांवले रंग और तीखे नकूश वाली लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। इसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी। यह सर बेफिक्र रहिए, आधा जहाज खाली है। इसने प्रदीप की शख्सियत से मुतासिर होकर कहा था। फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर वो भागता हुआ दोबारा लाउंज में दाखिल हुआ, जहां लखनऊ के जहाज का मुसाफिर जानकर इसे जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया, चूंकि इसने सफर भी फर्स्ट क्लास से करना था। लखनऊ के हवाई अड्डे पर उतरने तक इसकी नींद पूरी हो चुकी थी। हवाई अड्डे से इसने एक पीसीओ से लंदन के लिए कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से लाइन मिलने पर अपने किसी अंकल को बताया कि वो लखनऊ पहुंच चुका है, जहां खाला अम्मा से मुलाकात के बाद वापस जल्दी घर जाना होगा। दूसरी तरफ सामान की खबर पर इसने हाँ में जवाब दिया तो इसे वंडरफुल कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। अब इसे किसी भी होटल में कमरा लेकर होटल का नाम और कमरे का नंबर बताना था। मरहला भी अगले आधे घंटे में तय हो गया था और सुबह होने के बाद वो अपने कमरे में लंबी तान कर सोया था। होटल मैरिट इस शहर का शायद बेहतरीन होटल था। ठाकुर अमर सिंह के नाम से इसने यहाँ क्याम किया था और इसे सोए अभी बमुश्किल 1 घंटा ही हुआ था जब सिराने रखी फोन की घंटी बजने लगी। नींद से डूबी आवाज में इसने हेलो किया। दूसरी तरफ लंदन वाले अंकल मौजूद थे। मुझे इल्म है तुम बेआराम हो रहे हो, लेकिन मुतमईन रहो, दोपहर 12 बजे तक सोते रहो। इसके बाद रणबीर सिंह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, सामान इसे दे देना। दूसरी तरफ से माजरत के बाद कहा गया। राइट अंकल, इसने कहा और फोन रख दिया। आमद के 1 घंटे बाद ही जब इसके लिए लंदन से कॉल आई तो होटल इंतजामिया ने इसे फौरन वीआईपी समझ लिया। नींद अब इसे कहाँ आती। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद इसने बाथरूम का रुख किया और तैयार होने के बाद जब होटल के डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए गया तो यहाँ खासी रौनक लगी हुई थी। नाश्ते से फारिग होकर वो दोबारा कमरे में आ गया, जहाँ इसे 12 बजे तक का वक्त गुजारना था। यह वक्त इसने टीवी देखने और अखबारात पढ़ने में गुजारा। ठीक 12:30 बजे रणबीर सिंह इससे मुलाकात के लिए पहुंच गया। ये भी इस जैसा ही नौजवान था जिसने ठाकुरों की तरह बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी और इससे कुछ ज्यादा ही बारोब दिखाई देने लगा था। काउंटर से फोन करने के बाद वो इस कमरे में आ गया, जहां दोनों ने बगलगीर होकर एक दूसरे का इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मरहले पर कामयाबी नसीब हुई। इसने अपने बैग से फाइल और एक लिफाफा निकाल कर रणबीर सिंह की तरफ बढ़ा दिया था। मुबारक हो दोस्त। रणबीर सिंह ने फाइल अपने हाथ में पकड़े ब्रीफकेस में बगैर देखे बंद कर ली। प्रदीप के साथ चाय पीने के बाद वो जिस तरह आया था इसी तरह इत्मीनान से चला गया। दमे रुखसत दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से बगलगीर होते हुए एक दूसरे की खैरियत और सलामती से वतन वापसी के लिए दुआएं की थी और अब रणबीर सिंह इसके कमरे से रुखसत हो चुका था। ब्रिगेडियर कोल की आंख खुली तो इसे अपने जिस्म में अजीब से दर्द का एहसास हुआ, जैसे इसका दम टूट रहा हो। घबराहट में इसने घड़ी की सुइयों पर नजर डाली, जहां सुबह के 9 बज रहे थे। ओ माय गॉड, इसने चाहा झटके से बिस्तर से बाहर निकले, लेकिन इस झटके ने इसके जिस्म के कस बल निकाल दिए थे। जैसे ही इसकी नजर मेज की तरफ गई ब्रीफकेस गायब था। ब्रिगेडियर कोल चकरा कर रह गया। नंगे पांव करीबन भागता हुआ वो कमरे से बाहर आया, जहां लॉबी में रखे फोन का चोंगा जमीन पर धरा था। इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। चोंगा फोन पर रखते ही इसकी घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ इसका परेशान हाल स्टाफ कैप्टन इससे मुखातिब था। खैरियत तो है सर, इसने अदब से जय हिंद कहते हुए अगला सवाल कर दिया। इमरजेंसी, ब्रिगेडियर कॉल ने कहकर फोन रख दिया। वो अब अपनी बेटी के कमरे की तरफ जा रहा था, जिसे नींद से बेदार करने में इसे 3-4 मिनट लग गए थे। राधिका ने आंखें मलते हुए बड़ी परेशानी से अपने बाप की तरफ देखा। वो हरामखोर पाक सिपाही था, ब्रिगेडियर कॉल ने कहा, और इसके मुंह से मुगल्लजात का तूफान उमड़ पड़ा। राधिका को अपने बाप की बात पर अब तक यकीन नहीं आ रहा था। वो करीबन भागती हुई गेस्ट रूम की तरफ गई थी, जहां प्रदीप का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था।
इस असना में इसकी मां भी आंखें मलती बाहर निकल आई। अब तीनों मिलकर प्रदीप को गालियां दे रहे थे। इस दौरान ब्रिगेडियर कोल का स्टाफ ऑफिसर इमरजेंसी स्क्वाड के साथ वहां पहुंच चुका था। इन लोगों ने चंद सेकंड्स में ही ब्रिगेडियर कोल का सारा बंगला प्रदीप की तलाश के लिए उधेड़ कर रख दिया था। थोड़ी देर बाद ब्रिगेडियर कोल ने अपने ब्रिगेड की इंटेलिजेंस यूनिट को भी घर तलब कर लिया था। इन सब के लिए ये इतला किसी साने से कम नहीं थी कि ब्रिगेडियर कोल ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात पर कब्जे के लिए जो प्लान तैयार किया था वो रातों रात गायब हो चुका था। राधिका की कार भी गायब थी। जब इंटेलिजेंस वाले प्रदीप के फ्लैट पर पहुंचे तो वहां ताला लगा था। ताला तोड़कर अंदर दाखिल होने पर उन्हें सिवाय किराए के सामान या फिर चाय बनाने के बर्तनों के और कुछ नहीं मिला था। यहाँ इसने अपने साइज की कोई कमीज या पतलून भी बाकी नहीं छोड़ी थी। आर्मी के तरबियत याफ्ता कुत्तों को जब कमरे में मौजूद प्रदीप की खुशबू से आशना करवा कर बाहर लाया गया तो वो सिवाय अपनी थूथियां ऊंची करके जोर जोर से भौंकने के और अपने मालिकान की कोई मदद नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद वहां रॉ के काउंटर सेल के अफसर पहुंच गए थे। सुबह से रात देर गए तक उन्होंने ब्रिगेडियर कोल, इसकी पत्नी और सपुत्री से अलग अलग इंटरव्यू में सैकड़ों सवालात किए थे। राधिका को तो इनकी तकलीफदेह सवालात ने बौखला कर रख दिया था और झंझलाहट में वो 3-4 मरतबा रो भी दी थी। लेकिन जब दूसरी तरफ से इसे कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसके जवाबात जरूरी हैं तो वो दोबारा नॉर्मल हो जाती। राधिका की कार एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन से मिल गई थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस वाले गलत पार्किंग पर रात ही उठाकर ले गए थे और हैरान हो रहे थे कि सारी रात इसका मालिक गाड़ी वापस लेने क्यों नहीं आया। रॉ के माहिरीन ने कार और ब्रिगेडियर कोल के घर से मिलने वाले तमाम निशानात महफूज कर लिए थे। अगले रोज जब इनके मास्टर कंप्यूटर्स ने बताया कि प्रदीप खन्ना इससे पहले गुरजीत सिंह वाले केस में भी प्रमोद महाजन के नाम से वारदात कर चुका है तो इनका माथा ठनका। इसे ढूंढो, आई वांट हिम, जैसे भी मुमकिन हो इसे तलाश करो। ज्वाइंट डायरेक्टर रॉ ने अपने मातहतों से फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। वह सब तिलमिलाए हुए बाहर आकर सोचने लगे कि इस छलावे को कहां ढूंढेंगे। डीजी इंटेलिजेंस के सामने कर्नल साहब इस फाइल समेत मौजूद थे जो प्रदीप खन्ना की तरफ से मौसूल हुई थी। वेल्डन, मैं खुद इस लड़के से मिलना चाहूंगा। हैरत अंगेज। उन्होंने फाइल के मंदरजात देखने के बाद तहसीन आमेज नजरों से कर्नल साहब की तरफ देखा। माई ऑनर सर। कर्नल साहब ने शुक्रिया अदा किया। इसे निकाल लो, मैं इस नौजवान को जाया होते नहीं देख सकूंगा। अब वो सब कुछ छोड़कर वैश्यों की तरह इसे खोज रहे होंगे। डीजी साहब ने तशवीश जाहिर की। वो तो नहीं चाहेगा सर, लेकिन ये जरूरी हो गया है, कर्नल साहब ने असबात में कहा। डू इट कहकर डीजी साहब ने अपने पीए को मुखातिब किया और थोड़ी देर बाद वो जनरल हेडक्वार्टर में मौजूद थे। वंडरफुल, वेल्डन। आला फौजी क़यादत के हर जिम्मेदार ने फाइल देखने के बाद बेसाख्ता प्रदीप खन्ना के लिए दादो तहसीन के डोंगरे बरसाए। भारत का ऑपरेशन ट्राइडेंट इनके सामने धरा था। इस मंसूबे के मुताबिक भारत की 15वीं कोर ने सकर्दू और गिलगित पर हमला करना था। इस हमले में कोर का 3रा, 19वां और 28वां डिवीजन शामिल था, जिसे बतौर खास 6ठे माउंटेन डिवीजन की मदद भी हासिल होगी। भारतीयों के जंगी जुनून ने शायद इन्हें पागल कर दिया था। तारीख में इससे पहले 70 सालों में सिर्फ इस नौइयत की एक जंग इटली व मुकाबला ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी लड़ी गई थी। जब पहली जंग अजीम में इटालियन को हासिल करने के लिए तीनों ममालिक ने मिलकर हमला किया था। इस लड़ाई में 9.25 लाख इंसान लुकमाए अजल हुए थे। शायद मुहिम जो जनरल सुंदर जी अब हिमालय की शुमाल मगरबी बुलंदियों पर, जो दुनिया का दुश्वार तरीन इलाका था, अपनी 4 डिवीजन फौज के साथ हमला करके अपना नाम तारीख में हमेशा के लिए महफूज करवाना चाहता था। इस खतरनाक और तबाहकुन मंसूबे के मुताबिक गोरेज से गिलगित पर डाइवर्जनी अटैक 19वीं डिवीजन के 268 ब्रिगेड ने करना था। कारगिल से सकर्दू की तरफ मेन अटैक मरकजी हमला 28वीं डिवीजन के ब्रिगेड नंबर 121 के जरिए होना था, जिसकी मदद से 28वें डिवीजन का एक फाजल ब्रिगेड भी रखा गया था। 28 बरास्ता खलचू से सकर्दू पर स्पोर्टिंग अटैक इमदादी हमला 3री डिवीजन की कमांड में 102 फर्स्ट ब्रिगेड 3री डिवीजन के 70वें ब्रिगेड और 3री डिवीजन के 114वें ब्रिगेड के जरिए होना था। 3रे डिवीजन के 114वें ब्रिगेड के जरिए 6ठा डिवीजन चीन के बिलमुकाबिल खड़ा कर दिया जाता। रिजर्व को 6ठे, 9वें और 28वें डिवीजन से एक ब्रिगेड दे दिया जाता। भारतीय फौज मंसूबाबंदी लॉन्ग टर्म के मुताबिक 6ठा डिवीजन आमतौर पर
यूपी के शहर बरेली से चीन के हमले की सूरत में यूपी के शुमाल मशरिकी इलाके का दफा करने के लिए मुख्तस है। पाकिस्तान की तरफ से मुतवक्के हमले की सूरत में ये डिवीजन पंजाब और कश्मीर की सरहद पर मौजूद पठानकोट शहर का दिफा करता। भारतीयों ने अपने छठे डिवीजन को पठानकोट और जम्मू से निकालकर लैया में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था और जामपुर का हवाई अड्डा इस डिवीजन की मुंतकिली के लिए मखसूस हो चुका था। भारतीयों ने एक रोज में 70 परवाजें लैया में उतारी। एक ही वक्त में लैया के हवाई अड्डे पर 20 से ज्यादा AN-12 साइज के जहाज खड़े दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान के एयरफोर्स इंटेलिजेंस यूनिट एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, जो प्रदीप खन्ना की ब्रिगेडियर कोल के घर से चुराई दस्तावेजात की तस्दीक कर रही थी। इसका मतलब यह था कि भारतीय जर्नैलों ने अपनी जिद पूरी करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। उस रोज लैया के हवाई अड्डे पर 70 परवाजें उतरी और 50 वापस गईं, जिसका मतलब यह था कि भारतीयों को हमले की बहुत जल्दी है और वो इस बात से आगाह होने के बाद हमले का प्लान पाकिस्तान पहुंच चुका है, वो अपनी तमाम सलाहियतें सर्फ कर रहे थे। इस मौके पर जरूरी था कि इसके लिए रुकावटें पैदा की जाएं, ताकि इस डिवीजन के महाज पर पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को मुकाबले के लिए महाज पर पहुंचा दिया जाए, और ये कारनामा भी अंजाम पा गया। लैया में आने वाले ताज़ा दम 12,000 फौजियों के लिए जो फाजिल खुराक आने वाली थी, रास्ते के पल्लों पर रुकावटें होने के सबब इसकी सप्लाई रुक गई। भारतीयों के लिए ये खबरें बड़ी परेशानकुन थी कि इस इलाके में मकामी सतह पर पाकिस्तानी एजेंसियों ने इनके कई ट्रांसपोर्ट के मसाइल खड़े कर दिए हैं। इन मसाइल की वजह से इनके हमले की तारीख लेट हो गई। पहले 6 फरवरी का दिन मुकर्रर हुआ, फिर 8 फरवरी सुबह 4:30 बजे हमले का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन इसी रोज दोपहर 3 बजे तक पाकिस्तान की जवाबी मनसूबाबंदी ने भारतीयों की कमरे हिम्मत तोड़ दी थी और उन्हें बादल नखास्ता हमला मनसूख करना पड़ा। इस हमले को मनसूख करवाने में अहम किरदार पाकिस्तानी जवाबी मनसूबाबंदी के माहिरीन ने अदा किया था। दुश्मन की चाल को समझते हुए पाकिस्तानी जर्नैलों ने आर्मी एविएशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और 4 दिनों में C-130 जहाज़ों की करीबन 300 परवाजों के जरिए सकरदू में 3 ब्रिगेड फौज उतार दी। फौजी तवाज़न भारत के खिलाफ हो चुका था। भारतीयों के लिए अब सिवाय वापसी का सफर इख्तियार करने के और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। पाकिस्तान ने शानदार जवाबी मनसूबाबंदी करके पंजाब की तरह इस सरहद पर भी भारतीयों को बौखला कर रख दिया था। शुमाली इलाका जात में पाकिस्तान आमतौर पर 3 ब्रिगेड फौज रखता है, जिनमें से एक ब्रिगेड सियाचिन ग्लेशियर के मगरिब में खलचू के मकाम पर, दूसरा ब्रिगेड सकरदू और तीसरा गिलगित में रखा जाता है। इन तीनों ब्रिगेडों को 10वीं कोर का रिजर्व ब्रिगेड कमांडिंग हेडक्वार्टर शुमाली इलाका जात हेडक्वार्टर सकरदू कंट्रोल करता है। रावलपिंडी में 111 फर्स्ट ब्रिगेड भी आमतौर इस महाज के लिए मखसूस किया गया था। इस तरह पाकिस्तान ने इस तौर गिलगित और दर्राए बर्जील के दरमियान एक ऐसी डिफेंस लाइन खड़ी कर दी जो भारतीयों के लिए सद्दे सिकंदरी बन गई थी। कारगिल से सकरदू हवाई रास्ता करीबन 80 किलोमीटर है और भारतीय ये फासला तय नहीं कर सकते थे। इनके पास सन 71 का नाकाम तजर्बा मौजूद था। सन 71 में भारत की लद्दाख बटालियन ने अपनी 2 कंपनियों के साथ करटोक से बैडगानों पर हमला किया था, जिसका फासला वहां से 30 किलोमीटर था। इस बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर की चंद पलटों से था, जो के चंद रोज तक भारतीयों के ताबड़तोड़ हमले इन पलटों ने रोक कर इन्हें पसपा कर दिया था। सियाचिन में भारतीयों ने एडवेंचर तो सन 84 में कर लिया था, लेकिन इस बात की उन्हें भी अच्छी तरह समझ आ गई थी कि 4 ब्रिगेड के साथ वो सकरदू जाकर पाकिस्तान से लड़ाई का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है। भारतीयों को इल्म तो था कि सकरदू और गिलगित इनके अड्डों की निस्बत ज्यादा उतराई में वाक़ है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें शयाक, सिंध और अस्तोर की दरियाई वादियों से गुजरना पड़ता है। इन तंग वादियों में भारतीय फौज की पेशकदमी तो क्या होती है, अलबत्ता उन्हें अपने मुर्दा साथियों की लाशें भी हाथ न लगती, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर पाकिस्तानी निशानाबाज इनके इस्तकबाल को महफूज पनागाहों में मौजूद होते हैं। खलचू पहाड़ की 10,000 फीट बुलंदी से पाकिस्तानी फौज भारतीयों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स ग्लेशियर के 22,000 फीट बुलंदी तक अपनी पोस्टें कायम कर चुकी थी। इस सारे रास्ते में पाकिस्तानियों ने सिर्फ चंद पलटने फैलाकर भारतीयों को नाको चने चबवा दिए थे। इस तलख हकीकत के बावजूद के पेशकदमी के तमाम रास्ते भारत के कब्जे में थे। भारतीयों की पेशकदमी नामुमकिन बनाकर पाकिस्तानियों ने भारतीय चौकियों पर हमले शुरू कर दिए थे।
ब्रॉस टैक और खसूसन ऑपरेशन ट्राइडेंट की नाकामी ने भारतीयों की बौखलाहट और गुस्से दो चंद कर दिए थे। सियाचिन में भारतीय फौज के कारनामों की खबरें भारतीय प्रेस में शाया होती तो फौज का मोराल मजीद गिरने लगता है। इन खबरों में अमूमन यही बताया जाता था कि सियाचिन महाज पर जाने से बचने के लिए फौजी क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं और किन किन हीले बहानों से अपनी जान छुड़ाते हैं। भारतीय प्रेस ने सियाचिन की मुहिम को फौज की ज़हनी अयाशी से ताबीर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारतीयों ने जिन मकरू अज़ाइम के साथ सियाचिन पर हमला किया था, इससे उन्हें बमुश्किल 5% कामयाबी भी हासिल नहीं हुई थी। बेपनाह माली अखराजात, खतरनाक मौसम से होने वाली हलाकतें और पाकिस्तानियों के हाथों मरने वाली भारतीयों की लाशें जब इनके घरों में पहुंचती तो नज़दीक दूर के इलाकों में कोहराम मच जाता। सियाचिन में जिस्मानी तौर पर नाकारा होने वाला हर भारतीय फौजी चलता फिरता इश्तिहार बन जाता। वो जहाँ भी जाता फौज की बदनामी इसके हमरा जाती थी। इन हालात ने भारतीय जर्नैलों को बहुत जज कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की नाकामी ने भारतीय जवानों की रही सही कमरे हिम्मत तोड़ दी थी और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इनके अफसरान ने उन्हें हमेशा के लिए बर्फ की अंधी कब्र में उतार दिया है, जहां से बाहर आने का रास्ता कोई नहीं है। ब्लाफुल्ला सेक्टर में मौजूद उकाबी कायद ओपी ने भारतीयों को परेशान करके रख दिया था। वो इस पोस्ट के क़याम से बिल्कुल गैर महफूज होकर रह गए थे। अब भारतीय रात को सफर करते हुए डरने लगे थे। 30 अप्रैल सन 87 को फर्स्ट कमांडो बटालियन की शाहीन कंपनी ने कमाल कंपनी से कायद पोस्ट और कायद ओपी का चार्ज संभाला। इस वक्त नाइक यूनस और 2 जवान कायद ओपी पर और एक ऑफिसर एजीसी और 8 जवान कायद पोस्ट पर मौजूद थे। शाहीन कंपनी के चार्ज लेने के 3 दिन बाद अचानक मौसम के तेवर खतरनाक हद तक तब्दील हो गए। तूफानी हवाओं की रफ्तार 70 से 100 किलोमीटर फी घंटा होने लगी, जिसके बाद शदीद बर्फबारी शुरू हो गई थी। इस बर्फबारी में कायद ओपी पर नसब उगलू, जिसकी ऊंचाई करीबन 6 फुट थी, बर्फ में धंस गया। नाइक यूनस जो उगलू में मौजूद थे बर्फ के अंदर उगलू समेत धंस गए। इसके साथ ही भारतीयों ने कायद पोस्ट पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे कायद पोस्ट पर मौजूद जवानों के लिए कायद ओपी तक कमक पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन होकर रह गया था। नाइक यूनस शेरदिल कमांडो थे, उन्होंने हिम्मत हारना नहीं सीखा था। उन्होंने अपने हवास बहाल रखे, जबकि इनके साथ मौजूद दोनों कमांडोज जवानों ने इस तबाहकुन और जानलेवा मौसम में उन्हें बर्फ से निकालने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उन्हें अपनी जान पर खेलते 48 घंटे गुजर गए थे। इन 48 घंटों में नाइक यूनस और इसके साथियों ने आंख नहीं झपकी थी। नाइक यूनस जानते थे कि अगर उन्हें नींद आ गई और फिर इनकी आंख कभी नहीं खुलेगी। वो उगलू के अंदर से अपने साथियों और पोस्ट वालों को अपनी जिंदगी की इतला देते रहे। 2 रोज बर्फबारी का शदीद तूफान जारी रहा। तूफान इतना शदीद था जिसके सामने भारतीय गोलाबारी भी बेवकूफ़ होकर रह गई थी। 2 रोज बाद जब मौसम की कहरनाकियां कुछ मांद पड़ी और पोस्ट से ओपी तक पहुंचने के लिए कोई सूरत दिखाई दी, तो नायब सूबेदार अता मोहम्मद और इनके 4 जवानों को इस मिशन के साथ ऊपर भेजा गया कि वो उगलू को बाहर निकालें और नाइक यूनस की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। नायब सूबेदार अता मोहम्मद और इनके साथी रस्सों के जरिए जब ओपी तक पहुंचे तो वहां मौजूद दोनों कमांडोज जो बाहर बर्फबारी में 48 घंटे से जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहे थे, अपने साथी नाइक यूनस को बचाने के लिए सरगर्मे अमल थे। इनकी जुर्रत, जांबाजी और जान सिपारी ने नायब सूबेदार अता मोहम्मद और इनके साथियों का हौसला दोचंद कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले जवानों को तिब्बी इमदाद दी, जिसके बाद वो अपने काम में जुट गए। नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने बिलाखिर मौत को पछाड़ दिया और एक नाकाबिले यकीन जद्दोजहद के बाद अपनी जान पर खेलते हुए बिलाखिर उन्होंने उगलू बाहर निकाल लिया और इसके साथ ही गुज़श्ता 50 घंटों से इसमें फंसे नाइक यूनस की जान भी बचा ली। नायब सूबेदार अता मोहम्मद का ये कारनामा नाकाबिले फरामोश था, लेकिन कुदरत अभी इनसे एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिलाने जा रही थी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम तरीन मनसब के लिए मुंतखब कर लिया था। 21 मई सन 87 को ईद उल अज़हा के दिन जब पाकिस्तान के दरोबाम में सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम की अदायगी हो रही थी और अल्लाह के रास्ते में लाखों जानवर ज़िबा किए जा रहे थे, इसी रोज़ कायद ओपी पर कुछ सरफरोश अपनी जानों का नजराना भी अल्लाह के हुजूर पेश करने जा रहे थे। भारतीयों ने यह जाना कि शायद आज ईद की वजह से पाकिस्तानी जाबाज गाफिल हो गए होंगे और वो इनकी गफलत से फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह के ये पुरस्रार बंदे हरदम तैयार थे। भारतीयों ने अलीउ सुबह ओपी पर बेतहाशा गोलाबारी शुरू कर दी। जाने वो कितने दिनों से यहाँ फूंकने के लिए असला और गोला बारूद जमा करके लाए थे
ओपी पर इस वक्त एक जीसीओ और 4 जवान मौजूद थे। भारतीय गोलाबारी पर उन्होंने अपने सर मोर्चों में देकर बर्दाश्त की, क्योंकि वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दुश्मन के चलाए एयर ब्रेस्ट इनके सिरों पर फटकर कयामत का समा पैदा कर रहे थे। जवान जख्मी थे, लेकिन अपने छोटे हथियारों से वो अनदेखे दुश्मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। सिर्फ अपने तोपखाने से दुश्मन पर गोलाबारी करवा सकते थे। ये फरीजा उन्होंने बड़े अहसन तरीके से अंजाम दिया। 4 घंटे की अंधाधुंध गोलाबारी के बाद जब दुश्मन ने यकीन कर लिया कि मुजाहमत दम तोड़ चुकी है, तो अपने पैदल दस्तों के साथ यलगार शुरू की। इस दौरान शदीद गोलाबारी से 2 जवान जामे शहादत नोश कर चुके थे और जीसीओ के साथ सिर्फ 2 जवान बाकी रह गए थे। तीनों जियाले डट गए। उन्होंने दुश्मन को ताक ताक कर निशाना बनाया। दुश्मन बांध बांध कर हमले करता और पसपाई इख्तियार करता रहा। सारी रात ये खेल जारी रहा। अलियू सुबह दुश्मन ने खामोशी इख्तियार कर ली। कायद ओपी से 300 गज के फासले पर इसके 10 जवानों की लाशें इसके हमले का मुंह चिढ़ा रही थी। भारतीय हमला पसपा हो गया था, लेकिन दुश्मन के वायरलेस पैगामों से अंदाजा हो रहा था कि इसने हर कीमत पर इस मर्तबा कायद ओपी पर कब्जे का फैसला कर लिया है। दोनों शहीदों के जवान लाशें नीचे पहुंचा दिए गए थे और ताज़ा दम कमक ऊपर पहुंचा दी गई, लेकिन वो भी कितनी। एक उगलू में बमुश्किल 5 जवान ही समा सकते थे, जबकि दुश्मन पूरी बटालियन के साथ हमलावर हुआ था। इसके मुख्तलिफ सेक्शन वक्फे वक्फे से हमलावर होते और अपने साथियों की लाशें छोड़कर पसपाई इख्तियार कर लेते। 29 मई से 18 जून तक भारतीयों ने कायद ओपी पर मौजूद जवानों को एक लम्हे की फुर्सत नहीं दी। उन्होंने वक्फे से गोलाबारी मुसलसल जारी रखी और दरमियान में पैदल फौज के साथ हमले करते रहे। इस दौरान कायद ओपी पर मौजूद जवान दुश्मन के लिए सद्दे सिकंदरी बने रहे। वो जख्मी होते और हरकत के काबिल भी न रहते तो जबरदस्ती उन्हें नीचे उतारा जाता। दुश्मन के मुसलसल हमलों की वजह से वो उगलू से बाहर मोर्चों में बैठकर दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे थे। 18 जून को नायब सूबेदार अता मोहम्मद शहीद ने ओपी का चार्ज संभाला। इनके साथ सिर्फ 6 जवान मौजूद थे, क्योंकि इनसे ज्यादा एक नफर भी यहाँ नहीं ठहर सकता था। 18 जून से 24 जून तक भारतीय तोपखाना वक्फे वक्फे से कायद ओपी पर आतिशो आहन बरसाता रहा। इस दौरान किसी जवान के लिए चंद मिनट की नींद भी मुमकिन नहीं थी। सारी रात और सारा दिन वो उगलू के बाहर रगों में खून मुंजमिद कर देने वाली जानलेवा सर्दी में मोर्चा बंद होकर दुश्मन का वार अपने सीनों पर रोकने के लिए तैयार रहते थे। 24 जून रात 10 बजे दुश्मन ने इस महाज पर मौजूद अपनी तमाम बैटरियों का फायर कायद ओपी पर गिराना शुरू कर दिया। यूं महसूस होता था जैसे तोपचियों पर जुनून तारी हो गया है और वो भारतीय फौज का सारा बारूद आज रात फूंक कर ही दम लेंगे। रात 11:30 बजे तक दुश्मन की गोलाबारी का तसलसल बरकरार रहा, जिसके बाद महाज पर खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी जिस तूफान का पेश खेमा थी, इसका अंदाजा इन शेर दिल जाबाजों को खूब था। मौसम साफ था। बर्फ के तवील सिलसिले पर चांद की किरणें पूरी आबोताब से रक्सा थी और दूर दूर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सिपाही जुल्फकार अली जो इस वक्त संतरी ड्यूटी कर रहे थे, इसने अपने दाएं जानिब देखा तो इन्हें करीबन 300 गज दूर कुछ मशकूक साए दिखाई दिए। भारतीय सिपाहियों के खांसने की आवाज पर वो मजीद चौंक गए। उन्होंने अपने साथी संतरी को खबरदार कर दिया और सामने नजरें जमा कर बैठे रहे। सामने का मंजर अब मजीद नुमाया होने लगा था। संतरी जुल्फकार ने देखा करीबन 30-40 भारतीय फौजी जंगी तरबियत के साथ कायद ओपी की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इस असना में नायब सूबेदार अता मोहम्मद शहीद जो एक मोर्चे पर जाकर खुद हालात का जायजा ले रहे थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने सामने मौजूद भारतीय फौजियों को देख लिया था। जुल्फकार, हमने एक गोली से एक भारतीय को मुर्दार करना है, उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा। हालात ऐसे ही थे कि वो अपनी एक गोली भी जाया नहीं कर सकते थे, क्योंकि ओपी कायद से पोस्ट तक रस्सों के जरिए जो रास्ता बनाया गया था, इसे 4 दिन की मुसलसल गोलाबारी ने खत्म कर दिया था। नायब सूबेदार अता मोहम्मद सबसे अगले मोर्चे में अपनी गन के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने जवानों से कह दिया था कि वो जब फायर करें, इसके बाद ही दुश्मन पर गोली चलाई जाए। भारतीयों के खिलाफ जब कोई मुजाहमत न हुई तो उन्हें अपने अफसरान की इस बात का यकीन आ गया कि वाकई ओपी कायद खत्म हो चुकी है और यहाँ मौजूद पाकिस्तानी इनकी तोपों के गोलों का शिकार हो चुके हैं। इनका फासला ओपी से कम हो रहा था। जब यह फासला करीबन 20 गज रह गया तो नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने नाराए तकबीर बुलंद किया और पहली गोली फायर की, जिसके साथ ही भारतीयों पर जहन्नम का दहाना खुल गया
और वो अपने आधे से ज्यादा साथियों को मरते और तड़पते देखकर वापस भाग गए। पसपाई इख्तियार करते भारतीयों ने अपनी तोपों से कवर फायर मांग लिया था ताकि इनके और पाकिस्तानी कमांडोज के दरमियान गोले खायल हो जाएं। लेकिन नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने फायरिंग पहले ही बंद कर दी थी क्योंकि इन तक कमक नहीं पहुंच रही थी और वो अपने महदूद असले और गोला बारूद को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल कर रहे थे। इनके सामने बर्फीले जहन्नम पर भारतीयों की लाशें बिखरी हुई थी। पसपा होते भारतीय इतनी जल्दी में थे कि अपने साथियों की लाशें भी नहीं उठा सके थे। गुज़श्ता 3 दिन और 3 रातों से पाकिस्तानी जवान मुसलसल जाग रहे थे। इस दौरान वो भारतीय फौज से ज्यादा मौसम की अजाबनाकियों का मुकाबला कर रहे थे। खून जमा देने वाली इस सर्दी में वो एक लम्हे के लिए भी उगलू में जाकर ताज़ा दम होने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे क्योंकि हर लम्हा चौकस रहने की ज़रूरत थी और दुश्मन किसी भी लम्हे उन्हें गाफिल पाकर हमला कर सकता था। नायब सूबेदार अता मोहम्मद जानते थे गुज़श्ता 20-22 घंटों से इनके जवानों के मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं गया। खुद इनके हलक में कांटे चुभ रहे थे। वो इन जवानों के कमांड ही नहीं इनके लिए एक शफीक भाई और बाप का दर्जा भी रखते थे। उन्हें अपना नहीं इनका एहसास था और वो इनके मुतालिक बहुत फिक्रमंद थे। उन्होंने किसी तरह एक स्टोव पर बर्फ पिघला कर इसमें एनर्जाइल घोला और अपने एक जवान तक पहुंचकर इसे अपना हलक तर करने का मौका दिया। इनके खुशक हलक से एनर्जाइल मिले पानी का एक एक कतरा आबे हयात बनकर मैदे में उतर रहा था। सबसे आखिर में उन्होंने बच जाने वाले 2 घूंट अपने हलक में उंडेल लिए। रात गुजर गई। दिन के मंजर में भारतीयों की जहन्नम वासिल लाशें इनके अलावा भारतीयों को भी नजर आने लगी थी और इनका गुस्सा भी इस हिसाब से बढ़ने लगा था। सुबह ढलते ही भारतीयों ने फिर गोलाबारी शुरू कर दी। वो इतना बेपनाह बारूद फूंकने के बाद शायद हैरान रह जाते थे कि अभी तक कायद ओपी पर पाकिस्तानी जिंदा मौजूद हैं। 1.5 घंटा क़यामत ढाते गुजर गए। गोलाबारी थम गई। कमांडोज ने मोर्चों से सर बाहर निकाल लिए। अब वो दुश्मन के मुतवक्का पैदल हमले के मुंतजिर थे। जल्द ही उनकी उम्मीदें पूरी होने लगी। भारतीय ताज़ा दम नफरी के साथ हमलावर हुए थे। इस मर्तबा इनकी तरफ बढ़ने वाले अंधाधुंध गोलियां भी बरसा रहे थे, लेकिन नायब सूबेदार अता मोहम्मद आहिनी फसील की तरह तनकर खड़ा था। इसने अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, यह जिब्राल्टर का किला है। दुश्मन इसकी फसीलों से सर फोड़ता फोड़ता मर जाएगा। खबरदार, जीते जी दुश्मन को यहाँ काबिज न होने देना। हमने आखिरी सांस तक इस ओपी का दफा करना है। इनकी जुबान से निकला एक एक लफ्ज शेरदिल कमांडोज के दिलों पर नक्श हो रहा था। जब भी इस उतराई में वक्फा आता वो अपने जवानों को कुरानी आयात सुनाने लगते। इनके जज्बा जिहाद को मुहमेज लगाते रहे। 72 घंटों की मुसलसल बेदारी ने जवानों के ज़हनों और जिस्मों को अपनी जकड़ में जरूर लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो मुस्तैद थे, वो तैयार बर तैयार थे। दुश्मन को एक लम्हे के लिए उन्होंने अपनी किसी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया था। दुश्मन का यह हमला भी पसपा हो गया। 8-10 लाशें छोड़कर वो फिर एक बंकरों में दुबक कर बैठ गए। अपनी खिफ्त मिटाने के लिए दुश्मन ने फिर गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन इनके गोले फौलादी सीनों वाले इन कमांडोज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मोर्चे चट्टानों के पीछे इस तरह बनाए हुए थे कि दुश्मन से काफी हद तक महफूज रह सके। 11 बजे दिन दुश्मन ने दूसरा हमला किया। इस मर्तबा भी इसका हशर पहले हमलों से मुख्तलिफ नहीं हुआ। नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अपने तोपखाने से भारतीय पैदल दस्तों के सिरों पर आग बरसाई और वो एक एक करके जहन्नम वासिल होते गए। इस मर्तबा दुश्मन का नुकसान पहले दोनों हमलों से ज्यादा हुआ था। इस मर्तबा फिर वो 15-20 लाशें छोड़कर वापस भागा था। सूबेदार अता मोहम्मद को अपने वायरलेस सेट पर भारतीय अफसरों की गालियां साफ सुनाई दे रही थी, जो अपने जवानों को दे रहे थे। वो उन्हें बार बार गैरत दिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करते, लेकिन आगे बढ़ना इनके बस में तब तक नहीं था जब तक यहाँ एक भी कमांडो जिंदा मौजूद था। दुश्मन की बेपनाह गोलियों के जवाब में पाकिस्तानी जियाले सिर्फ निशाने में आने पर इन पर फायरिंग करते और हर हमले का मुस्बत नताइज हासिल कर लेते। इस मर्तबा दुश्मन वापस नहीं भागा। अपने अफसरान की गालियां खाने के बाद वो नजदीकी चट्टानों के पीछे छुपकर फायरिंग करते रहे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।